नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम जिस किताब की बात करेंगे वो किताब वर्तमान समय की एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इस किताब को इज़राइल के प्रसिद्ध इतिहासकार और विख्यात सामयिक चिंतक युवाल नोआ हरारी ने लिखा है। युवाल नोआ हरारी सामयिक चिंतकों में इस वजह से भी खास माने जाते हैं कि वर्तमान की जो तकनीकी चुनौतियां हैं, हरारी ने उन तकनीकी चुनौतियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नज़रिए से देखने की बहुत ही शानदार कोशिश की है और उसे एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसलिए हम आज की सामयिक किसी भी चुनौती को देखते हैं तो एक बार यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हरारी इस मुद्दे को किस प्रकार देख रहे हैं। इसलिए भी वे खास हैं। तो आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो दरअसल हरारी की 3 किताबों की सीरीज का एक हिस्सा है, जिसमें उनकी पहली किताब जो आई थी वो थी सेपियंस। और सेपियंस मूल रूप से इस बात पर आधारित थी कि मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है, मानव का जो कर्मिक विकास है, वह किस प्रकार एक एप की प्रजाति से, एक बंदर की प्रजाति से इवॉल्व होता हुआ इस स्तर पर आ पहुंचा है कि वह आज पृथ्वी का नियंता है। और इसी तरह होमो डेस में हरारी ने मानव के भविष्य की बात की है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी किताब यह है, यह वर्तमान दौर की बात करती है कि वर्तमान जो तकनीकी का दौर है, वो जो चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर है, उसमें मानव समाज के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और वह कैसी वैश्विक व्यवस्था होगी और उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य का स्वरूप किस प्रकार बदल रहा है या बदलेगा। यही हरारी की मूल चिंता है इस किताब में। तकनीकी के इस बदलते दौर में, तकनीकी के डोमिनेशन के दौर में विश्व की व्यवस्था कैसी होगी, और वे इसी पर सारी कल्पनाएं करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार विश्व बदल रहा है और 21वीं सदी में किस प्रकार विश्व आगे बदलेगा, और इस बदलते विश्व में हमारे समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां होगी और कैसे हम उनका सामना कर सकते हैं। वे कुछ ऐसी चुनौतियों की बात करते हैं जिससे आप नकार पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन जानकर चौंक जरूर जाता है व्यक्ति। खैर, हरारी ने इस किताब को 5 भागों में स्ट्रक्चर किया है। वे 5 भाग हैं: तकनीकी चैलेंज, टेक्निकल चैलेंज, उसके बाद है पॉलिटिकल चैलेंज, उसके बाद है डिस्पेयर एंड होप, फिर ट्रूथ एंड रेजिलियंस। इन 5 भागों को उन्होंने कुल 21 अध्याय में बांटा है। जैसा कि उनके किताब के नाम से पता चलता है कि 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी की बात करते हैं कि 21वीं सदी में जो 21 क्या सबक हो सकते हैं, वे 21 सबक उन्होंने
21 अध्यायों में, 21 चैप्टर्स में बांटा है, और उन 21 चैप्टर्स को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। तो मूल रूप से हम फिलहाल टेक्नोलॉजिकल चैलेंज की बात करते हैं। तकनीकी चैलेंज को उन्होंने, तकनीकी चैलेंज में वे 4 अध्याय रखते हैं। पहला अध्याय, पहला चैप्टर है डिसइल्यूजनमेंट, या हिंदी में से कहें कि मोह भंग होना या भ्रम का टूटना। तो हरारी कहते हैं कि मानव दरअसल कहानियों पर भरोसा करता है, फिक्शन पर भरोसा करता है, और उसका नेचर फिक्शन का नेचर है। वह तथ्य की बजाय फिक्शन पर ज़्यादा भरोसा करता है, और वह कहता है कि मानव का जो क्रमिक विकास है वो दरअसल फिक्शन का ही विकास है। वो बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक, या पहले विश्व में 3 स्टोरीज प्रिवेल कर रही थी: लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और फासिज्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ ही फासिज्म की स्टोरी फिनिश हो गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा कि सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1980s के अंत तक या 1990s की शुरुआत तक कोल्ड वॉर का दौर चलता है, जो दरअसल लिबरलिज्म और कम्युनिज्म के प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। वह 2 स्टोरीज के मध्य चलती है। इसके बाद 1990s की शुरुआत में ही कम्युनिज्म कोलैप्स कर जाता है, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ ही, और उस समय से लेकर वर्तमान दौर तक लिबरलिज्म की स्टोरी डोमिनेट कर रही है विश्व पर। तो वे ये कहते हैं कि लिबरलिज्म की स्टोरी 1990s से शुरू तो हुई है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि लिबरलिज्म या उदारवाद से भी लोगों का मोह भंग हो रहा है। और वे इसके लिए 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक मंदी का उदाहरण देते हैं कि उस समय से ही लोगों का एक प्रकार से मोह भंग होना शुरू हो गया था लिबरलिज्म से। और यही रीज़न है कि जब वे यूरोपियन यूनियन ब्रेग्जिट की बात करता है, या अमेरिका मैक्सिकन बॉर्डर पे वॉल की बात करता है, या फिर कंट्री जो कि वैसे कंट्रीज जो कि ग्लोबलाइजेशन के अग्रणी थे, डेवलप्ड कंट्रीज, वो अब उन्हीं वैल्यूज को अपने देश के अंदर लागू करने की बात करता है, बजाय कि वह पूरे विश्व की जिम्मेदारी लेने के। तो हरारी कहते हैं कि अब वो दौर आ गया है जब कि लिबरलिज्म या उदारवाद की स्टोरी भी समाप्त हो रही है, और अब वह दौर आएगा जबकि एक नई वैश्विक व्यवस्था बनेगी और एक नई विचारधारा प्रिवेल करेगी। और वो विचारधारा क्या होगी, इसी पर हरारी का मूल चिंतन है इस पुस्तक में। और वो कहते हैं कि यह विचारधारा मूल रूप से डिजिटल डिक्टेटरशिप की होगी, जिसमें डिजिटल तानाशाही, कि जिसके पास डेटा होगा, जिसके पास तकनीक होगा, वह इस वर्ल्ड में प्रिवेल करेगा। और वे इसी को आगे बताते हैं। अगले चैप्टर वर्क में हरारी बताते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग और बायोटेक, इन्फोटेक के आने के बाद दरअसल जो काम का अभी का जो पैटर्न है
वो लगभग इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि एआई दरअसल वे सारे कार्य कर सकती है जो कि एक सामान्य मानव कर सकता है। वे कहते हैं कि मानव दरअसल दो प्रकार की क्षमताओं से युक्त होता है, एक भौतिक क्षमता था, दूसरी कॉग्निटिव क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, इसके पहले का जो रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तो उसने व्यक्ति की फिजिकल एबिलिटी की जगह ले ली, लेकिन जो कॉग्निटिव एबिलिटी की जगह थी वो रख थी। इस वजह से जो थिंकिंग, एनालाइजिंग और रचनात्मकता आदि का जो स्पेस था वह रिक्त था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जॉब का लॉस तो हुआ, लेकिन उसने फिर से एक नए प्रकार के जॉब्स को जन्म दिया। लेकिन यह जो वर्तमान की जो तकनीकी है, यह ना केवल फिजिकल एबिलिटी से युक्त है बल्कि कॉग्निटिव एबिलिटी से भी युक्त है। यह हमारी तरह सोच सकता है, यह हमारी तरह विचारता है, यह हमारी तरह निर्णय ले सकता है, यह हमारी तरह क्रिएटिव है, क्योंकि मानव की जो बुद्धि है, जिस पैटर्न पे काम करती है, जिन डेटास पे वो काम करती है, जिन डेटास की प्रोसेसिंग करती है, वो सारे डेटास एआई के पास होंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि वह इन डेटास को हमसे ज़्यादा तेजी से प्रोसेस करेगा। और हरारी ऐसे भी बताते हैं कि कोई भी चीज़, जब कोई रचनात्मक कार्य होता है तो रचनात्मकता, वो संगीत का उदाहरण देते हैं कि जब कोई संगीत सुनकर आप आनंदित होते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो कौन सा संगीत सुनते हैं, जब आप खुश होते हैं तो कौन सा संगीत सुनते हैं, यह दरअसल आपके शरीर के बायोकेमिकल रिएक्शन का परिणाम होता है। और बायोटेक या फिर बायोसेंसर आपके उन सारे शारीरिक गतिविधियों को ऑब्जर्व करता है, और उन डेटास की मदद से, उन सूचनाओं की मदद से वे ऐसे संगीत तैयार कर सकता है जो आपके उस समय के मूड के हिसाब से अधिक फिट हो। वो वैसे पेंटिंग्स तैयार कर सकता है, वो वैसी कविताएं तैयार कर सकता है। तो इस प्रकार हरारी कहते हैं कि दरअसल यह जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, यह दरअसल जॉब जाने या फिर जॉब लॉस का चैलेंज नहीं है। यह चैलेंज दरअसल व्यक्ति के रिलेवेंट रहने का है। यह चैलेंज दरअसल व्यक्ति के प्रासंगिक बने रहने का है कि क्या इंसान किसी मामले में प्रासंगिक रह पाएगा, इंसान की फिर प्रासंगिकता ही क्या रह जाएगी। और इसी के साथ भी यह बताते हैं कि अब जो न्यू जॉब्स होगा वह किस तरह का होगा, और उसके लिए कौन से स्किल की जरूरत होगी। वो जो न्यू जॉब्स होंगे वे एआई युक्त मशीनों के निर्माण के लिए होंगे, उसके मेंटेनेंस के लिए होंगे, या फिर वे कई तरह के उदाहरण देते हैं। इसके बाद वे लिबर्टी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि लिबर्टी दरअसल अलग अलग मामलों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पॉलिटिकल मामलों में उदारवाद या उदारता का अर्थ है कि वोटिंग की आज़ादी, सभी को समान, सभी के पास समान मताधिकार होना, या फिर यह समझना कि हर वोटर डेमोक्रेसी की समान समझ रखता है। इकोनॉमी के लेवल पर, इकोनॉमी के स्तर पर लिबर्टी का अर्थ फ्री मार्केट से है।
वहीं पर्सनल लेवल पर लिबर्टी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। तो लिबर्टी क्या है और तकनीकी का उसमें क्या हस्तक्षेप हो सकता है। वे कहते हैं कि लिबर्टी दरअसल जिसे हम डेमोक्रेसी समझते हैं या जिसे हम लिबर्टी समझते हैं कि फ्री थिंकिंग या फ्री एक्सप्रेशन या फ्री मार्केट, वे कहते हैं कि इन सब में तकनीकी डिस्ट्रप्शन से, तकनीकी हस्तक्षेप से सब में बदलाव लाया जा सकता है। और चूंकि वोटिंग जो है वह किसी रीजनिंग पर आधारित नहीं होती है, वह एक फीलिंग पर आधारित होती है। क्योंकि अगर वोटिंग रीजनिंग पर आधारित होती तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ लोग, हर देश में, हर समाज में कुछ लोग हमेशा अन्य लोगों से बेहतर रीजनिंग रखते हैं, बेहतर तार्किक शक्ति रखते हैं, बेहतर समझ रखते हैं, और कुछ लोग सामान्य की तुलना में बहुत ही कम समझ रखते हैं। तो अगर रीजनिंग या तर्क या बुद्धिमत्ता के लेवल पे वोटिंग होता तो उनकी रीजनिंग कैपेसिटी को ध्यान दिया जाता, उनकी तार्किक क्षमता को ध्यान में रखा जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम डेमोक्रेसी में सभी को समान मताधिकार देते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, सभी को समान मताधिकार का अर्थ है कि हम फीलिंग पर बात करते हैं, और फीलिंग को तकनीकी आसानी से फीलिंग पर हस्तक्षेप कर सकती है, फीलिंग को क्रिएट कर सकती है कि सूचनाओं की मदद से और बायोकेमिकल जो परिवर्तन होते हैं शरीर में, सेंसर्स की मदद से उनके बारे में, व्यक्ति के बारे में सूचनाएं ग्रहण की जा सकती है, और स्वाभाविक रूप से उसे बदला भी जा सकता है। इस प्रकार डेमोक्रेसी में भी आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है। इसी तरह वे फ्री मार्केट की बात करते हैं कि फ्री मार्केट भी दरअसल तकनीकी के दौर में फ्री मार्केट नहीं रह जाएगा। जिसके पास डेटाज होंगे, जिसके पास सूचनाएं होंगी, वह इस फ्री मार्केट में प्रिवेल करेगा। इसी तरह अगला चैप्टर में इक्वालिटी की बात करते हैं, और वे कहते हैं कि इक्वालिटी दरअसल इक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, और इनइक्वालिटी पाषाण युग से, स्टोन एज से ही इनइक्वालिटी हमारे समाज में शुरू से रही है। जैसे कि जब पुरानी सभ्यताओं कि जब कब्र मिलते हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि कई कब्रें ऐसी हैं जिसमें आभूषण हैं और वस्तुएं हैं, जबकि कई सारी ऐसी कब्रें हैं जहां पर कुछ भी नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनइक्वालिटी हर युग में रही है। और स्टोन एज के बाद फिर जब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन होता है तो उस दौर में भी जिसके पास अधिक से अधिक ज़मीनें थीं, या जो अधिक से अधिक ज़मीनें कर पाया, और मल्टीपल रूप से जिसके पास ज़मीनें बढ़ती रहीं, वो अमीर हुआ, और जिसके पास ज़मीनें नहीं रहेगा गरीबी के दौर में चला गया। इसी तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जिसके पास उत्पादन पर जिसका अधिकार था, इंडस्ट्री पर जिसका अधिकार था, वह पूंजीपति हुआ, वह कैपिटलिस्ट हुआ, और उत्पादन के साधनों पर जिसका अधिकार नहीं था या नहीं रहा, वे गरीब हुए, और इनइक्वालिटी इस तरह से बढ़ी। हरारी कहते हैं कि अब इन सारी चीज़ों का ज़माना जा चुका है। अब वर्तमान समय दरअसल इनइक्वालिटी, वेल्थ की इनइक्वालिटी तो है ही नहीं। अभी अमीर वो है या डोमिनेंट वो है जिसके पास अधिक से अधिक सूचनाएं हैं, अधिक से अधिक डेटास।
और वे कहते हैं कि वर्तमान जो इनइक्वालिटी होगी वह केवल धन पर आधारित नहीं होगी, वह बुद्धिमत्ता पर भी आधारित होगी, वह टैलेंट पर आधारित होगी, वह सुंदरता पर भी आधारित होगी। क्यों? क्योंकि जेनेटिक बदलाव से, जेनेटिक चेंजेस से सुंदरता में परिवर्तन किया जा सकता है, जेनेटिक चेंजेस से टैलेंट में परिवर्तन किया जा सकता है, बायो केमिकल प्रक्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए एक बार जो इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो फिर उस गैप को पाट पाना ये अत्यंत मुश्किल होगा। और इसलिए कहते हैं कि चूंकि डेटा, चूंकि सूचनाएं इस दौर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सूचनाओं को रेगुलेट किया जाना, इन सूचनाओं का विनियमीकरण अत्यंत ज़रूरी है। फिर वे अलग अलग टर्म्स देते हैं कि ये सूचनाओं का विनियमीकरण कौन करेगा। अगर सरकार के हाथों में विनियमीकरण दे दिया जाए तो फिर डिजिटल डिक्टेटरशिप का दौर आ सकता है। अगर प्राइवेट कंपनीज के हाथों में अगर विनियमीकरण या रेगुलेशन का अधिकार दे दिया जाए तो वे अपने हिसाब से डिक्टेटरशिप करेंगे। तो वे अंत में इस बात पर आते हैं कि इसके रेगुलेशन का अधिकार फिलोसफर्स के पास हो, पोइट्स के पास हो, हिस्टोरियंस के पास हो, और वे आम जन को अपनी सूचनाओं के बारे में जागरूक करें। इस पुस्तक का अगला पार्ट है, अगला भाग है पॉलिटिकल चैलेंज। पॉलिटिकल चैलेंज में भी वे 4-5 चीज़ों की बात करते हैं, जिसे में 4-5 अध्यायों में उन्होंने बांटा है। पहला है कम्युनिटी, दूसरा सिविलाइजेशन, फिर नेशनलिज्म, रिलीजन एंड इमिग्रेशन। कम्युनिटी के बारे में वे कहते हैं कि दरअसल वर्तमान में जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वह केवल ऑनलाइन कम्युनिटी भर नहीं है, उस कम्युनिटी का दायरा ऑफलाइन तक भी विस्तृत है। अगर कहीं कोई धरना होता है या कहीं कोई किसी मुद्दे को लेकर के बात रखी जानी होती है तो किसी फेसबुक ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बातें चल रही होती है, क्या इसकी कम संभावना है कि वह ऑफलाइन रूप में भी उतर पाए? स्वाभाविक रूप से संभावना है। और वे इसी तरह कहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का जो गैप है कम्युनिटी का, वह इस तकनीकी हस्तक्षेप से यह लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे समस्या यह आएगी कि ऑनलाइन पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो स्वाभाविक रूप से हम वास्तविक रूप में भी नियंत्रण कर सकते हैं। जैसा कि वर्तमान में देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन हो, कहीं पे सरकार की विरोधी आवाज़ें हो, तो वहाँ पे सबसे पहला काम ये किया जाता है कि वहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि वो घटनाएं ऑफलाइन तक ना उतर पाए या उसका प्रसार कम हो। उसकी एक आदत डालनी। और वे उदाहरण देते हैं जैसे कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का दायरा इतना, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो गैप है वो इतना कम हो जाएगा, कई सारी तकनीकों की मदद से ऐसा संभव भी हो रहा है। जैसे गूगल लेंस या पोकेमन गो जैसी जो गेम्स हैं, उसके ज़रिए, वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच के गैप को अत्यंत कम किया जा रहा है। तो ऑनलाइन का जो ड्रीम है, ऑनलाइन का जो सपना है,
वह एक यूनिटी का सपना है कि वह एक ग्लोबल लेवल पर एक हो, एक कम्युनिटी बने। फेसबुक ने ऐसा प्रयोग करने की घोषणा भी की है, लेकिन ऑफलाइन के मामले में कम्युनिटी के लेवल पे क्लैश नजर आता है। और यहीं से फरारी दूसरे चैप्टर सिविलाइजेशन में एंट्री करते हैं। वे कहते हैं कि ऑनलाइन में तो हम यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन कई सारे थियोरिस्ट ऑफलाइन में या ज़मीनी हकीकत पे क्लैश की बात करते हैं कि ये जो दौर है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का दौर है। सैमुअल हंटिंगटन जैसे थियोरिस्ट ने एंड ऑफ हिस्ट्री के प्रतिवाद में, जो फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री का की थ्योरी थी, उसके प्रतिवाद में कहा था कि हिस्ट्री अभी इतिहास का अंत नहीं हुआ है, बल्कि यह दौर सिविलाइजेशन के क्लैश या सभ्यताओं के संघर्ष में तब्दील होगी, जिसमें एक तरफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस होगी तो दूसरी तरफ इस्लामिक सिविलाइजेशंस होंगी। जिसमें उन्होंने फिर कई सारे वॉर्स के एग्जाम्पल दिए, इसमें कि सीरियन वॉर और राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट वगैरह वगैरह की बात की है। तो पश्चिमी सभ्यता दरअसल चाहती है कि वह अपनी सभ्यता को इम्पोज करे, जबकि जो दूसरी सभ्यताएं या फिर मूल रूप से इस्लामी सभ्यताएं वह इससे इनकार करती हैं, जिसकी वजह से वो एक क्लैश दिखता है, एक जो वायलेंस की स्थिति दिखती है। लेकिन यह क्लैश सिविलाइजेशन के स्तर पर तो दिखती है, लेकिन सिविलाइजेशंस की कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कि हम ये क्लैश आकर के गौण हो जाती है। जैसे हम अगर मेडिकल लेवल पर लें तो किसी भी बीमारी का दुनिया के किसी भी जगह पर अगर इलाज कराना हो तो डॉक्टर्स वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, वही सेम डायग्नोसिस और वही तरीका अपनाते हैं। इसी तरह कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि सिविलाइजेशन को आप वहाँ पर बांट नहीं सकते हैं। इसके बाद हरारी नेशनलिज्म पर आते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रवाद दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी के ही खिलाफ है। राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज हो नहीं सकती है। इसका कारण वे बताते हैं कि पहले जो कबीले थे, पहले जो समूह थे, वो छोटे समूह थे, 10 लोग, 12, 15 या कुछ दर्जन, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता था। तो उससे एक संबंध जुड़ता था और इस प्रकार किसी एक की खुशी या दुख या परेशानी को लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, तो उसमें एक भावना जग सकती थी या जगती थी। लेकिन नेशनलिज्म में यह मुश्किल है कि कोई व्यक्ति मिलियंस ऑफ पर्सन्स या मिलियंस व्यक्ति के लिए, मिलियन की संख्या में व्यक्ति जिससे वो अजनबी है उससे वो एक जैसा लगाव महसूस करे। यह मानव मनोविज्ञान के लगभग खिलाफ है। इसलिए नेशनलिज्म जैसी कोई बात हो नहीं सकती। और इसके अलावा वो कहते हैं कि नेशनलिज्म दरअसल एक समय तक बाद जाकर के वो अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है, जहाँ पे हर राष्ट्र या हर व्यक्ति ये जताना चाहता है कि मेरा राष्ट्र एक यूनिक राष्ट्र और मेरा राष्ट्र ही सबसे महान राष्ट्र है। ये हर राष्ट्र क्लेम करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और वे कहते हैं कि वर्तमान की जो समस्याएं हैं वह दरअसल राष्ट्र के दायरे की समस्या है ही नहीं। वर्तमान की जो समस्याएं हैं जिसमें
जो इकोलॉजिकल कॉलेप्स है, जो पर्यावरण की जो समस्या है, वो क्या किसी एक देश की समस्या है? जो तकनीकी की जो समस्या है, वो क्या किसी एक देश की समस्या है? निश्चित ही नहीं। अगर पर्यावरण असंतुलित होता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो क्या उससे केवल किसी एक देश को खतरा है? नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह जो समय है वह ग्लोबलाइज चुनौतियों का भी समय है। इसलिए संकुचित सीमाओं में हम इस चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते, चूंकि हम इन समस्याओं को डीग्लोबलाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने पॉलिटिकल इशूज को ग्लोबलाइज करना होगा। ये हरारी का तर्क है नेशनलिज्म के बारे में। आगे हरारी इमिग्रेशन या प्रवासन पे बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्रवासन दरअसल जब विश्व ग्लोबलाइज हो रहा था, वैश्वीकरण के दौर में, लोग दूसरे देश में जॉब्स के लिए, कैरियर सेटलमेंट के लिए और भी कई वजहों से दूसरे देश में प्रवास कर रहे थे। लेकिन प्रवासन के साथ कई समस्याएं भी आई। प्रवासन के साथ वहाँ का एक कल्चरल इम्बैलेंस, संस्कृति का असंतुलन भी हुआ। और फिर कई बातें भी आई कि क्या प्रवासन की वजह से अपने देश के जो लोग हैं उनको मुश्किल में डाला जा सकता है, या उनके कल्चर को इम्बैलेंस करना कितना सही है, जैसी कई बातें आई। और वे हरारी फिर प्रवासन के बारे में बताते हैं कि दरअसल जो होस्ट कंट्री है वह अब प्रवासियों से क्या चाहती है। क्या प्रवासी की वजह से वह अपने देश का जो सांस्कृतिक संतुलन है उसको बिगाड़ा जा सकता है? अगर नहीं, तो क्या हम पूरी तरह ग्लोबलाइज हैं? क्या हमारे वैल्यूज लिबरल हैं? तो इस तरीके के कई सारे तर्क दिए हैं हरारी ने। फिर अंत में उन्होंने कहा है कि दरअसल हम इसलिए ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं क्योंकि हम एक कल्चरलिस्ट दौर में हैं, जिसमें ये बात आती है कि हमारा कल्चर बेस्ट कल्चर है और हर कोई, हर देश अपने कल्चर को डोमिनेंट रखना चाहता है। तो वह कहता है कि पुराना दौर जो रेसिस्ट दौर था, अब वह कल्चरलिस्ट हो गया है। यानी रेस को तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते थे कि फिर भी कहा ही जाता था कि वह काला है, और इस वजह से वह जो है काले लोगों में क्रिमिनल टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जैसी बेसिर पैर की बातें। फिर जब विज्ञान इवॉल्व हुआ तो यह पता चला कि रेस के लेवल पर ऐसी कोई बातें नहीं है, वह बायोलॉजी के स्तर पर हर मैन, हर पर्सन समान है। तो इसके बाद फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने कल्चरलिस्ट थ्योरी अपनाई कि चूंकि रेस नहीं बदला जा सकता है, लेकिन कल्चर तो बदला जा सकता है। आगे हरारी बात करते हैं आशा और निराशा के, डिस्पेयर एंड होप। इसे भी वो 4-5 भागों में विभाजित करते हैं, 4-5 अध्याय में बांटते हैं, जिसमें टेररिज्म, वॉर, ह्यूमिलिटी, गॉड एंड सेकुलर। टेररिज्म के बारे में हरारी कहते हैं कि टेररिज्म जैसे हम जितना भय खाते हैं, जितना उसके बारे में चर्चा होती है, दरअसल वह उतना योग्य है नहीं उसके। टेररिज्म
केवल एक माइंड गेम है, एक माइंड, वो एक फियर है। वो फिर आंकड़े देते हैं कि सितंबर 2001 के बाद यूरोपियन यूनियन में हर साल 15 लोग आतंकवादी हमले से मारे जाते हैं, 10 लोग यूएसए में आतंकवादी हमले से मारे जाते हैं, और 7 चीन में, और कुल मिलाकर के 25,000, जिसमें कि मैक्सिमम सीरिया, इराक वगैरह देश हैं। तो ऐसे देश हैं, ऐसे केवल इसकी संख्या केवल इतनी है, जबकि वे आंकड़े देते हैं कि इससे कई गुना ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि 80,000 पर ईयर ट्रैफिक में यूरोप में डेथ होती है, जबकि 40,000 अमेरिका में, तो 2,70,000 चीन में, और कुल मिलाकर 1.25 मिलियन पूरे विश्व में डेथ केवल ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती है। उसी तरह फिर बताते हैं कि डायबिटीज़ या शुगर से 3.5 मिलियन पर ईयर पूरे वर्ल्ड में डेथ होती है, जबकि इस अनुपात में टेररिज्म से होने वाली डेथ की संख्या बहुत ही कम है, नगण्य है, लेकिन फिर भी उसका इतना हम भय क्यों करते हैं? इसलिए हरारी इसे एक माइंड गेम कहते हैं। और वे एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक मक्खी किसी बड़ी दुकान में जाकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वह भिन भिना कर कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वह क्या करती है, वह एक बड़े बैल के कान में जाकर भिन भिनाती है, और फिर वह बैल गुस्से में आकर पूरे दुकान को या पूरे माहौल को, वातावरण को तहस नहस कर देता है। और उसी का उदाहरण देते हुए हरारी कहते हैं कि इसी तरह यूएसए, अमेरिका, एक उसी बैल की तरह था जिसके कान में टेररिज्म नामक मक्खी 9/11 में वो भिन भिना रही थी, और फिर उसने पूरे विश्व में एक आतंक पैदा कर दिया, एक भय पैदा कर दिया। खैर, उसी तरह फिर वे वॉर की बात करते हैं कि अगला जो कि मानव सभ्यता दरअसल किस प्रकार वॉर से जूझती आई है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वॉर की जो संख्या में किस प्रकार कमी आई है, और उसका कारण क्या है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हों या फिर उसी तरह की शक्तियां। और फिर वे आगे उन्हीं तकनीकों पर बात करते हैं कि आगे तकनीकी किस प्रकार वॉर में, युद्ध में अपनी भूमिका तय करेगी। और फिर वे गॉड और रिलीजन को लेकर बात करते हैं कि गॉड या ईश्वर की क्या भूमिका हो सकती है। फिर वे बताते हैं कि विश्व में अधिकांश व्यक्ति आस्तिक हैं और केवल कुछ व्यक्ति ही नास्तिक हो सकते हैं, इसलिए उन आस्तिकता के माध्यम से, उन रिलीजियस थियोरी के माध्यम से भी हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए एक मूल्य विकसित कर सकते हैं। और इसके बाद हरारी अगले भाग में आते हैं, इसका नाम है जो है ट्रूथ। और ट्रूथ को भी उन्होंने 3-4 भागों में बांटा है, जिसमें इग्नोरेंस, जस्टिस, पोस्ट ट्रूथ एंड साइंस फिक्शन है। इग्नोरेंस के बारे में हरारी कहते हैं कि व्यक्ति
का जो व्यवहार है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है, वो रैशनल और वो इंडिविजुअल। तो वो कहते हैं कि रैशनैलिटी, तार्किकता, दरअसल एक प्रकार का मिथ है, क्योंकि वह तार्किकता भी, तार्किक व्यवहार भी दरअसल इमोशन, भावनाओं पर आधारित होता है, फीलिंग्स पर आधारित होता है। और चूंकि फीलिंग्स तकनीकी से नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए वह भी एक मिथ है। और इंडिविजुअलिटी को भी वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी जिसे हम कहते हैं वह भी एक मिथ है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी भी दरअसल एक सामूहिक चिंतन या ग्रुप थिंकिंग से ही निर्धारित होता है, और सामूहिक चिंतन को आसानी से बदला जा सकता है। फिर आगे वे जस्टिस की बात करते हैं और कहते हैं कि न्याय, दरअसल पहले के जमाने में न्याय कार्य कारण प्रभाव से, कार्य कारण संयोजन से प्रभावित होता था, कि किसी ने चोरी की और उसका परिणाम हुआ, फिर उसको उस आधार से सजा दी जाए। लेकिन अब जो न्याय है वह इतना एब्स्ट्रैक्ट है, इतना अमूर्त है कि आप उसे इतनी आसानी से नहीं तय कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा है या फिर वो जूते पहना है, तो हो सकता है कि वह जो जूते पहना है वह कई जानवरों को मारे जाने का अपराधी हो, या वह जो बैठा टीवी देख रहा है वह कई गरीबों और मजदूरों और मजलूबों के शोषण के बाद, एक्सप्लॉयटेशन के बाद आई हो। तो न्याय और अन्याय का दायरा भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। और फिर वे आगे पोस्ट ट्रुथ की बात करते हैं। पोस्ट ट्रुथ, जैसे पोस्ट ट्रुथ में दरअसल उसकी मूल विशेषता यही है कि वह, उसमें सत्य के कई आयाम हैं और कोई भी सत्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, कोई भी गलत पूरी तरह से गलत नहीं है, वह पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो हरारी कहते हैं कि व्यक्ति दरअसल हमेशा ही पोस्ट ट्रुथ युग में रहा है, उसके पास हमेशा एक फिक्शनल स्टोरी रही है, हमेशा एक माइथोलॉजी रही है। और फिर वे कहते हैं कि अभी भी जो कॉमर्शियल्स हैं, जो विज्ञापन है, वो क्या है, वो एक प्रकार का पोस्ट ट्रुथ ही है। और फिर वे ये भी कहते हैं कि आप अगर समूह को एकत्रित करना चाहते हो तो तथ्यों से काम नहीं चलेगा, वहां फिक्शन से काम चलेगा, वहां पोस्ट ट्रुथ से काम चलेगा। आप अगर मास को संचालित करना चाहते हो तो वहां पर तथ्य जैसी कोई बात नहीं होगी, वहां पर मिथ काम आएगा, वहां पर फिक्शन ही काम आएगा। आगे कहते हैं कि पोस्ट ट्रूथ दरअसल कोई गंभीर चुनौती नहीं है, तो एंशिएंट टाइम से है, लेकिन इसका जो डिटेक्शन है, इसके तकनीकी दौर में इसके इतने स्वरूप आ गए हैं, इसके प्रसार के इतने तरीके आ गए हैं कि इसका डिटेक्शन अब मुश्किल है। यह बड़ी चुनौती है। और इससे निपटने के लिए निश्चित ही हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई पूर्णतः सत्य तो नहीं है, लेकिन कम सत्य और अधिक सत्य वाले में से हमें अधिक सत्य वाले को चुनना जरूरी है। जो अखबार ज्यादा फेक फैलाते हैं या जो टीवी चैनल ज्यादा फेक फैलाते हैं या ज्यादा झूठ बोलते हैं, हम उनसे बचेंगे, और जो उसकी बनिस्बत कम झूठ बताते हैं, कम फेक फैलाते हैं, हम उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। खैर, आगे वे साइंटिफिक फिक्शन की बात करते हैं, साइंस फिक्शन की बात करते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि मानव दरअसल फिक्शन में सोचता है, तो वे साइंस फिक्शन
को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो फिक्शंस हैं, लोगों को फिक्शनल तरीके से विज्ञान को समझाना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान या तकनीक सामान्य भाषा में या सामान्य लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए तकनीक को फिक्शनल तरीके से लोगों तक जाना चाहिए, और फिर वे मैट्रिक्स और ट्रूमैन जैसी फिल्मों की अब बात करते हैं कि उसमें किस प्रकार ऐसे तकनीकी जटिलताओं की कहानियाँ या एआई युक्त मशीनों की कहानियाँ है, साइबॉर्ग की कहानियाँ, वो एक फिक्शनल तरीके से बताई गई है, जिससे कि आम आदमी उससे रूबरू हो सके। और इसी तरीके से वे कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंस फिक्शंस लिखने चाहिए और पढ़ने चाहिए, ताकि हम फिक्शंस के बारे में, साइंस के बारे में अवगत हो सकें, साइंस को और तकनीकी चुनौतियों को हम समझ सकें। आगे अगला भाग में रेजिलियंस पे बात करते हैं, और रेजिलियंस कि हम कैसे इन सब तकनीकों, इतनी तकनीकी जटिलताओं के बीच हम अपने आप को कैसे प्रबंधित करें, कैसे हम अपने आप को, मानव अपने आप को मैनेज करें। तो वे 2-3 बात कहते हैं, जिसमें एक एजुकेशन है कि शिक्षा, फिर मीनिंग एंड मेडिटेशन। शिक्षा को लेकर वे कहते हैं कि वर्तमान जो शिक्षा है वो दरअसल एक आउटडेटेड शिक्षा है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को C++ या ट्रांसलेशंस जैसी चीज़ें पढ़ने की, क्योंकि हमसे बहुत बेहतर कोडिंग कंप्यूटर कर सकता है, एआई कर सकती है, हमसे बहुत अच्छा ट्रांसलेशंस एआई कर सकती है। तो अब जो शिक्षा हो वो कैसी शिक्षा हो, इस पर वो बात करते हैं, और वो कहते हैं कि शिक्षा अब की वैसी हो कि वह हर उसमें बदलाव की, कितनी तेज बदलाव की गुंजाइश हो, बदलाव के साथ खुद को एडेप्ट करने की गुंजाइश हो। वर्तमान समय में सूचनाओं की कमी नहीं है, यहाँ तक कि कोई अगर व्यक्ति केवल किसी टापू पर भी हो और वह उसके पास एक मोबाइल फ़ोन हो और केवल वह विकिपीडिया और कुछ ऑनलाइन कोर्सेस को करना चाहता हो, उतना ही पढ़ना चाहता हो, तो उसे कई जीवन खपाने पड़ जाएंगे। तो सूचनाओं की कमी नहीं है, बल्कि अब ज़रूरी है कि ऐसे टीचर्स की जो उन सूचनाओं में ये बता सकें कि कौन सी सूचना किसके लिए उपयोगी है और कितनी उपयोगी है। फिर वे मीनिंग की बात करते हैं कि जीवन की अर्थवत्ता को समझने की बात करते हैं, और कि इस दौर में जब मानव अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, तो फिर वह अपने अर्थ को कैसे प्राप्त करे। तो फिर वो गीता को भी कोट करते हैं कि जैसे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो अपने धर्म में है, जो अपना कार्य कर रहा है, जो कार्य उसके लिए है वह कर रहा है, तो वह अपने अर्थ को प्राप्त करेगा। और इसी तरह से वे कहते हैं कि व्यक्ति को पहले ये समझना कि वह किस कार्य के लिए उपयुक्त है, और उसके बाद उस कार्य में आगे बढ़ना उसके जीवन को एक अर्थवत्ता देगा, उसको एक मीनिंग देगा। और फिर वे पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए मेडिटेशन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो समय है, ये जो तकनीकी चैलेंज, ये जो बदलाव का जो समय है, वो इतने एक स्ट्रेस का समय होगा, क्योंकि बदलाव एक अथाह तनाव लेकर आता है, और जब मानव अपनी रिलेवेंस खोएगा, अपनी प्रासंगिकता खोएगा, तो वह एक अथाह तनाव में होगा, और उस तनाव को कुछ ही प्रतिशत लोग होंगे जो उस तनाव को झेल पाएंगे, और उस तनाव को जो भी कुछ प्रतिशत झेल पाएंगे वही प्रासंगिक रहेंगे, और जो एक बड़ी संख्या जो कि उस तनाव को झेल नहीं पाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। और वे बताते हैं कि वे उस तनाव को कैसे उससे
उसके प्रति अनुकूल हुआ जाए। तो मीनिंग के अलावा दूसरी अंतिम बात वो मेडिटेशन की करते हैं। और हरारी को पढ़ते हुए लगता है कि वे भारतीय योग की पद्धति, भारतीय ध्यान की पद्धति से काफ़ी प्रभावित हैं। वे विपस्सना की बात करते हैं। उनके एक अपने शिक्षक का जिक्र करते हैं इसी बीच, एस.के. गोयन का, उनके कोई शिक्षक रहे, वहाँ से वे विपस्सना की काफ़ी चर्चा करते हैं। और वे बताते हैं कि व्यक्ति को मेडिटेशन किस प्रकार करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि वह जो इन बदलावों से जो होने वाले स्ट्रेस हैं उससे जूझने की, उसके प्रति रेजिलेंट होने की कैपेबिलिटी जुटा सके। निश्चित ही हरारी 21वीं सदी के लिए जो 21 सबक देते हैं वो अत्यंत महनीय और गूढ़ हैं। मैंने बड़े संक्षेप में उनका जिक्र करने की कोशिश की। खैर, उम्मीद है आप सबों को यह पसंद आया होगा। आगे मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ। आप चाहें तो हमें कोई पुस्तक सुझा भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पुस्तक परिचर्चा के इस कार्यक्रम में, पुस्तक परिचर्चा के इस सेशन में उनको शामिल किया जा सके। धन्यवाद।